बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी, एक्सरसाइज हमारी अब आ गई 5.3 और बेसिकली जो चैप्टर है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का है वही हम कर रहे हैं। 5.1 और 2 में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था कि किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, उसकी डिटेल थी सारी, और वो अगर हमने कर ली है तो ये 5.3 को इतनी मुश्किल हमें नहीं लगेगी। अब यहाँ बेसिकली ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आने लगी है, पूरा एक सवाल आएगा कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सवाल है ग्राफिकल मेथड का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, बेसिकली कोई एक फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे ये एक फंक्शन है, उसने f(x(y) = 2x + 5y दिया हुआ है। तो एक फंक्शन हमें दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इसको आप ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि या तो उसको हमें मैक्सिमाइज़ करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड उसकी करनी होती है, या उसको मिनिमाइज़ करना होता है। वो क्या कहते हैं उर्दू में, इंतहाई वैल्यूज़ जो है ना वो देखनी होती हैं। और ये रियलिटी वाले सवाल होंगे। ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3, इसके लास्ट वाले जो सवाल हैं 7, 8, 9 वाले, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि हमारे सराउंडिंग में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, तो उनको हम कैसे हल करते हैं, तो वो हमें यहाँ उसकी समझ आएगी सारा ये सवाल करते हुए। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल वो प्रॉफिट का फंक्शन हो सकता है। जैसे आम रूटीन में प्रॉफिट है, हर जो दुकानदार है या को फैक्ट्री ओनर है तो उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। या अदर वर्ड्स में कॉस्ट वाला फंक्शन भी हो सकता है। तो कॉस्ट क्या होती है? जो खर्चा है, जो हम चीज़ बना रहे हैं उस पर जो हमारा खर्चा आ रहा है, क्योंकि उसके बाद उसको बेचना है ना, तो उससे प्रॉफिट लेना है, तो खर्चे को मिनिमाइज़ करना होता है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। कुछ न्यूट्रिशन वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी हम जब वो प्रैक्टिकली मैं आपको वो सवाल समझाऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। तो हमारे पास सवाल में एक मेन फंक्शन होगा जिसको कहा जाएगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करें या मैक्सिमम करें या मिनिमम करें, और उसके साथ उसने हमें कंस्ट्रेंट देनी है। जैसे पिछले सवालों में था सब्जेक्टेड टू जी, ये कंस्ट्रेंट है, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली, वो सवाल में भी आएंगे। जैसे ये भी सवाल के सामने, ये आपके सामने है, यहाँ पे ये 2 कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स होंगी। और यहाँ पे वही बात कि फिजिबल रीजन क्या होता था, जब हम ग्राफ करते हैं सारा उसको, तो ग्राफ करने के बाद वो एरिया जहाँ पे हमारा सोल्यूशन हो सकता है उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। और वो ज़ाहिर है किसी बाउंड्रीज़ के अंदर होता है, तो जिन बाउंड्रीज़ के अंदर होता है वहाँ पे जो कोने बन रहे होते हैं वो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब ज़ाहिर ये अगेन वही बात है, ये ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ। जब एक्चुअल सवाल करेंगे ना तो ये सारे कंसेप्ट छोटे छोटे जो है ना ये समझ आ जाएंगे। तो चलें ये सारा रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल करते हुए क्लियर होने हैं। तो सवाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें एक्सरसाइज आपके सामने है 5.3 और ये पहला सवाल है। देखें सवाल की शक्ल इस तरह से है, वो कह देता है मैक्सिमाइज़ करें। किसको मैक्सिमाइज़ करें? ये फंक्शन है f(x(y). एक्स वाई क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है उसमें x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है। तो वो कौन सा फंक्शन है? 2x + 5y। इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, इसकी वो वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और लेकिन किसके अंदर रहते हुए, किन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए? ये हदूद हैं जिनके अंदर रहते हुए। कंस्ट्रेंट ये है कि एक 2y - x जो है इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 8 हो, और दूसरी कंस्ट्रेंट है x - y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4 हो। ये 2 कंडीशंस हैं कि इनके होते हुए, इनके अंदर रहते हुए इसको आप मैक्सिमाइज़ करें। लेकिन साथ एक और कंस्ट्रेंट भी है जिसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि जी मतलब क्या कि x को भी और y को भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसको पढ़े ना, कैसे पढ़ते हैं, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ वो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, तो 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये हर सवाल में आएगी, तो इसने आना ही आना है। और इसका सवाल करते हुए कहीं इम्पैक्ट नहीं आना, वो जब हम ग्राफ करेंगे वहाँ आएगा। अगेन ये करते हैं तो फिर आगे समझ आएगी। अब सवाल करना कैसे है, करने का तरीका वही है सारा जो हम 5.1 और 2 में करते आ रहे हैं। हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट होती हैं वहीं से हमने स्टार्ट लेना होता है। पहले क्या करते हैं, हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं।
अगेन यहाँ यही करूँगा कि पहला सवाल ज़रा थोड़ा डिटेल में समझाऊँगा, बाकी सारे उसी तरह से ही होने होते हैं, वो ज़रा हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे। तो जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, इक्वल टू बना देना है, यानी इक्वेशंस बना लेनी है। तो क्या नाम है इनका, एसोसिएटेड इक्वेशंस। फिर हम क्या करते हैं, इसको 1 कहते हैं इक्वेशन, इसको 2 कहते हैं, और जो पहली और दूसरी इक्वेशन है उनके हम फिर पॉइंट्स निकालते हैं। पहली जो इक्वेशन है उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम x को 0 पुट कराते हैं, इसको 0 पुट करा दें तो फिर क्या होगा, y की वैल्यू हमें मिलेगी, 2 जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x 0 y 4। फिर हमने y को 0 पुट कराना है तो y 0 होगा तो माइनस उधर ले जाएं तो x की वैल्यू -8, देखें x की वैल्यू -8 y 0, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, x 0 y 4, ये देखें 0 4, और x की वैल्यू -8 और y 0, वो ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन के लिए भी वही काम करना है हमने कि पहले हमने x को 0 पुट कराना है तो y की वैल्यू -4, ठीक हो गया। फिर y को 0 पुट कराएं तो x की वैल्यू 4, क्योंकि ये 0 पुट होगा, x की वैल्यू 4। तो इनको भी पॉइंटों को हम ये लिख लेंगे। अब जाहिर है कि ये पॉइंट हम क्यों फाइंड करते हैं, इसलिए कि हमें इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफ करना है, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन है उसकी ग्राफिंग के लिए ये दोनों पॉइंट यूज़ हो जाएंगे, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए इन्होंने यूज़ हो जाना है। और जब ग्राफ करते हैं तो उसके बाद चेक भी करते थे ना हम 5.1 और 2 के अंदर, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 है वो हमने चेक करनी होती है कि उसका सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ जाता है या ओरिजिन से अवे जाता है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन में क्या करते हैं, ओरिजिन की वैल्यू लगाते हैं। ओरिजिन क्या होता है, 0 0, x भी 0 y भी 0। तो जो पहली इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे हमने x और y की जगह पे 0 0 पुट कराना है। सो 0 - 0 यानी कि ये सारा पार्ट 0 ही हो जाएगा। तो क्या आएगा, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8। तो ये देखें हमने 0 0 पुट कराया तो 0 क्या आ रहा है, 0 इज़ लेस देन 8। तो क्या 0 8 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 0 8 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब कि ये सही है, तो हम ये लिखते हैं ट्रू। और ट्रू आने का मतलब क्या होता है कि हमारी अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ओरिजिन की तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ उसका सोल्यूशन होता है। ये भी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और इक्वेशन नंबर 2 में भी आपने 0 0 पुट कराना है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 बन रही है ये वाली हमारी, तो 0 0 पुट कराएं तो 0 इज़ लेस देन 4, तो 0 इज़ लेस देन 4, तो ये भी ट्रू है, 0 4 से छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रू हैं, यानी दोनों जो इक्वेशनें ग्राफ होंगी उनका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होना है। अब देखें ग्राफ करने के लिए वही बात कि आपको पॉइंटों का पता हो। आप देखें x आपका कहाँ जा रहा है, -8 पे जा रहा है, और y की वैल्यू 4 आ रही है। तो पहले आपने इसको ग्राफ करना है, ठीक है। आपने ज़ाहिर है वही बात कि x एक्सिस और y एक्सिस बनाने हैं और 1 2 3 4 5 कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर आप वैल्यूज़ 10 तक जा रही हैं, 12 तक जा रही हैं, तो मैंने अपनी सहूलत के लिए 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर से जा, अब ज़ाहिर है जितना जितना गैप इधर लिया फिर उतना भी इधर की भी लेना है, इधर भी वही करें, इधर भी वही करें, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे लगाते हैं आपको पता है। पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू -8 है, तो देखें यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, और y की वैल्यू 4 थी, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट लगा लें, यहाँ एक पॉइंट लगाएं, स्केल लें और स्केल के साथ एक प्यारी सी एक अच्छी सी एक लाइन लंबी सी ड्रॉ कर लें, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट क्या थे, 4 एंड -4, x हमारा 4 था, y -4 था, तो वो भी आप लगाएं। x की वैल्यू 4 देखें, +4 ये आ रही है और y की -4 ये आती है, तो इनको अभी आप मिलाएं। अब मिलाएंगे तो ये भी ज़रा थोड़ा एक्सटेंड करें, लंबा करें इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मीट करवाना है, तो ये इधर जाके कहीं मीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसको एक पॉइंट का नाम रख लें बी। अब देखें वो जो चेक हमने किया था ना, अब उसका समझ आएगी। देखिए मैंने क्या कहा था कि चेक के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा था कि दोनों ट्रू आ रहे थे। तो ट्रू का मतलब क्या है कि सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होता है। अब ये वाली जो लाइन है इसका सोल्यूशन जो है वो इधर की तरफ जाएगा ना, ओरिजिन की तरफ, और उसका भी जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ आना है, यानी इसने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया कि इसने ऊपर की तरफ, इसने नीचे की तरफ आना है। दूसरी चीज़ वो जो शुरू में उसने कहा था कि x और y दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब ये कि हमारा सोल्यूशन सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके अब देखें ये सारा आपका क्या है, फिजिबल रीजन। आप किसी कलरफुल चीज़ से इसको आप वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको जो है वो कलर कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है। इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। इस एरिए में हमारा सोल्यूशन होगा।
फिजिबल रीजन का ये मतलब होता है। ठीक हो गया ना। अब क्या है कि सोल्यूशन कहाँ है, ऑप्टिमल वैल्यूज़ कहाँ होगी, हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका सोल्यूशन किधर है, तो वो सोल्यूशन होता है कोनों के ऊपर। ठीक है, अब कोने किधर हैं, एक कोना ये ओरिजिन वाला, ठीक है, एक कोना ये वाला आ गया, एक कोना ये जहाँ पे जाके मिल रहा है जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक कोना ये वाला है क्योंकि हमने ऊपर वाले एरिया में रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो OABC ये हम नाम रखते हैं इनका। ठीक है, तो OABC हमारा फिजिबल रीजन है, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, OABC, वो आप लिख लें उसके साथ। ये OABC इज द फिजिबल रीजन एंड OABC आर द कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखिए O पॉइंट का हमें पता है, O पॉइंट का है ओरिजिन 0 0, x भी 0 y भी 0। ये A पॉइंट का भी हमें पता है, A पॉइंट पे x क्या है 4 और y क्या है 0। B पॉइंट का नहीं पता, ठीक है, और C का भी हमें पता है, C के ऊपर देखें y की वैल्यू 4 है और x 0 होगा 0 4, तो B का नहीं पता। तो पहले B को फाइंड कर लें और फिर चारों पॉइंटों को अपने जो मेन फंक्शन है उसके अंदर लगा के देखेंगे वैल्यूज़। तो पहले B फाइंड करेंगे, और B फाइंड करने के लिए क्या करना है, B जो है वो कहाँ से आ रहा है, पहली और दूसरी इक्वेशन के इंटरसेक्शन से आ रहा है। तो आप दोनों इक्वेशनों को लिखें एक दूसरे के नीचे, y के नीचे y, x के नीचे x, ज़रा उसको सीधा कर लें। अब इस करने से पता चल रहा है कि ये हम देखें x जो है वो सीधा सीधा कट रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 2y में से एक y निकाल दें, सिंगल y, 8 और 4 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई। ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करा के x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो हमने ये सेकंड वाली को यूज़ किया, y की जगह 12 लगाएं, -12 प्लस x इज इक्वल टू 4। वो देखें मैंने ये लिखा, अब -12 को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा, तो 12 और 4 कितने हो गए 16। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, x 16 है y 12 है, तो 16 12 ये हमारा क्या बना B पॉइंट। अब चारों पॉइंट हैं, अब हमने क्या करना है, चारों पॉइंटों को बारी बारी, अब ये काम पीछे वाले जो एक्सरसाइजेस थी उसमें नहीं किया हमने, ये नया काम करने लगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने फंक्शन को सामने रख लेना है जिसको उसने कहा था जी इसको मैक्सिमाइज करवाएं, ठीक है, वो हम सामने रख लेंगे, और जो ओरिजिन है, ओरिजिन की जो वैल्यू है x और y की, वो हम उसमें पुट करा लेंगे। 2 इंटू एक्स, एक्स ज़ाहिर है 0 है, y भी 0 है, तो ज़ाहिर है 0 0 ही हो जाएगा। तो 0 0 पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम A पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट x की वैल्यू 4 है, y 0 है, तो हम x की जगह 4, y की जगह 0, तो 2 4 8, वो तो ख़त्म हो गया, तो फंक्शन आ गया 8। हमने वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब b की वैल्यूज़ को भी ले लेते हैं, b पॉइंट हमने फाइंड किया था 16 12, वो भी हमने पुट कराया, तो 2 16 32, ये 60, तो ये 92 हो जाता है, ये सबसे बड़ी वैल्यू आई है। और जो आखिरी पॉइंट है उसको भी चेक करेंगे, c को, 0 और 4 पे फंक्शन 0 और 4, तो ये पार्ट खत्म हो गया, 5 4 20। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये जो b पॉइंट था वहाँ पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा आई है, मैक्सिमम आई है। तो अब हमने जस्ट आंसर लिख देना है कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 92 विच इज़ ऑब्टेन्ड एट b पॉइंट। ठीक है, बस ये आंसर है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है और पॉइंट क्या है, ये दोनों चीज़ें हमें सोल्यूशन में देनी होती है। ठीक है जी, तो ये देखें 13-14 मिनटों में हमने एक सवाल समझा है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि एक चीज़ आप डिटेल में समझ लेंगे ना तो बाकियों ने जस्ट कॉपी होना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब जाहिर है उसी पैटर्न पे हम चलेंगे, वही सब कुछ होगा और जल्दी जल्दी हम इसको समझ लेते हैं। मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, ये फंक्शन है x + 3y, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ये कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है, और ये दोनों वही नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कि x और y को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पहला काम तो वही है, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे, इनको हमने इक्वालिटीज़ बना लेनी है, इक्वेशनें बना देनी है, जैसा है वैसे का वैसा लिखें, सिर्फ बराबर के निशान लगा दें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। आप इक्वेशन नंबर 1 में उसी तरह पहले आप x को 0 पुट कराएं, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y 0 पुट कराएं, x की वैल्यू मिल जाएगी, वो मैंने तरीका आपको समझाया। फिर यहाँ पे भी वही काम करें, तो ये देखें आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 15 0 0 6 और 4 0 0 5। तो ये इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए। चेक भी कर लें साथ ही, वो 0 0 वैल्यू दोनों इक्वेशनों में पुट कराएं, तो देखें 0 इज़ लेस देन 30, बिल्कुल ठीक है, 30 से लेस ही होता है, कम होता है उससे, तो ये ट्रू है, सही है, इक्वेशन जो कह रही है वो सही है, कह रही है।
ठीक है, जो कह दिया सही कह दिया, ओके। और जो इक्वेशन 2 है उसके लिए भी आप चेक करें, 0 इज़ लेस देन 20, तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों का सोल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब ग्राफ करना है तो ग्राफ के लिए पहले अगेन वैल्यूज़ को समझ लें। एक्स की वैल्यू आपकी 15 तक जा रही है और वाई की वैल्यू 6 और 5, तो वाई में इतना इशू नहीं है। एक्स की वैल्यू चूँकि 15 तक जानी है, तो जब आपने ग्राफ करना है तो वो फिर मेरे ख्याल में 3 का गैप ले लें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, आपका 15 भी उसमें कवर हो जाएगा। इधर चाहे आप 2 का ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब पहली वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितनी, किधर गई 15, ये आ गई 15, और वाई की वैल्यू 6 है, तो इधर से 6, तो इसको आप मिला लें, ठीक है। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारी। और इक्वेशन 2 के लिए एक्स की वैल्यू 4 है, अब 3 के बाद 6 है ना, तो 3 के बाद 4, 5 और 6 ज़रा मुनासिब सा डिस्टेंस लेके बना रहे हैं, तो ये 4 है, ठीक है। ये रफ सा होता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, हल्का सा आगे पीछे, क्योंकि ये वो डायग्राम के सिर्फ नंबर नहीं होते, बाकी काम करने के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये 4 है, और उधर से 5 जो है ये जो है 4 और 6 के दरमियान में, तो इनको ऐसे मिला लें, ठीक हो गया। अब डेफिनेटली हमारा जो सोल्यूशन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि दोनों का सोल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर ये वाली है, ये इसका भी ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन जाना है, इस वाली का भी इक्वेशन की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है उसने भी। तो अब ये भी उधर को जा रहा है, ये भी उधर को जा रहा है, तो फिर ये वाला एरिया नहीं लेंगे। अब ये ज़रा सोचें, ये वाला एरिया क्यों नहीं लेंगे भला, क्योंकि ये एरिया जो है इस लाइन की रेंज से तो ऊपर है ना, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कह रही है कि भाई मेरा सोल्यूशन तो ओरिजिन की तरफ है, इधर को नीचे को आना है आपने, इसके ऊपर तो सोल्यूशन ही नहीं है इसका, ठीक है। तो फिर ये एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ ये एरिया लेंगे, ये वाला, ये हमारा होगा फिजिबल रीजन, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो इसके ज़ेरे असर भी है, क्योंकि ये इसने भी तो ओरिजिन की तरफ आना है, तो ओरिजिन इसके लिए भी तो यहाँ हम पहुँच सकते हैं, और इसके लिए भी तो यहाँ आ ही रहे हैं, तो फिर ये वाला एरिया होगा, ऊपर वाला एरिया नहीं होगा। अब ये एरिया जो है ये ट्रायंगल सी बन रही है, तो यहाँ पे कोने क्या हैं, O, A और B, ये 3 पॉइंट्स। और यहाँ मज़े की बात ये है कि यहाँ हमें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाले की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो हमें इक्वेशन 1 और 2 को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो O के ऊपर, A के ऊपर और ये B के ऊपर, इन तीनों पॉइंटों के ऊपर हमने अपने मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक कर लेना है। तो ये साथ लिख भी देना है, OAB इज़ द फिजिबल रीजन एंड OAB आर द कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, O पे आप चेक करें, ज़ाहिर है वो ओरिजिन है, 0 0 है, तो उसमें तो ज़ाहिर है आंसर 0 ही आना है। वैसे ओरिजिन पे कभी आंसर नहीं आता, क्योंकि उस पर तो आंसर ही 0 हो जाता है, ठीक है। और वो बनता है, लॉजिक भी नहीं बनती ना कि आप x भी 0 पुट करा रहे हैं, y भी 0। बहरहाल आगे चलते हैं। A के ऊपर, A की पॉइंट हमारा 4 0 था, तो 4 0 पे आप चेक कराएं, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये वाला, इसको याद रखें, x + 3y। x की जगह पे यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, y के साथ 3 है, तो देखें y के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं, y यहाँ पे 0 है, तो फिर ज़ाहिर है 4 आएगा इसका आंसर। और B पॉइंट पे भी चेक करें, B पॉइंट पे 0 5 है, तो x की जगह 0, y की जगह 5, 3 5 15। तो क्लियरली कौन सा आंसर सबसे बड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो B पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट B = 0 5, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 15। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z। अब z उसका नाम रख दिया फंक्शन का, कोई इशू नहीं है, 2x + 3y सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स हमारी 1 2 3 आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, करना तो वैसा ही है, वैसे ही होगा। और साथ ही नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। उसी तरह से पहला स्टेप हमारा कि हमें इनको इक्वेशंस बना लेनी है, बन गई। इक्वेशन 1 के लिए आप पॉइंट्स बनाएं, ये आपके सामने बने हुए हैं, जाहिर है वही प्रोसेस है 5.1 में, 2 में, 3 में, हर जगह ये वही है, तो अगर आपने वो किए हुए हैं तो ईजी है। तो इसके इक्वेशन 1 के ये पॉइंट हैं, 2 के ये वाले हैं, इक्वेशन 3 के ये वाले हैं, ठीक है। साथ चेक भी हो गया, चेक आपके सामने ये हुआ है, तीनों इक्वेशनों का ट्रू आ रहा है। तो ट्रू का मतलब सबका जो सोल्यूशन है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, उससे अवे नहीं जाना, दूर नहीं जाना, ठीक हो गया। अब ज़ाहिर साथ इनको हमने ग्राफ कर लेना है। पहली इक्वेशन के लिए क्या है, 4 और 3, तो वो आप देखें ऐसे, ज़ाहिर है आप सारा करेंगे ग्राफ, इधर से ये 4, उधर से ये 3, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारा है 2 और 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू वो 4, इनको आप मिला दें, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन बन जाती है। और इसी तरह जो इक्वेशन 3 है उसका आ रहा है 1 और -4, x की वैल्यू 1
और y की -4, वो नीचे जाना पड़ेगा। तो इनको आप ऐसे करके लगाएं तो ये सारा बन गया। अब अगेन जाहिर है रहना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और चूंकि तीनों का ट्रू है तो तीनों का जो आंसर है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो ये भी इधर को, ये वाली इक्वेशन भी इधर को, ये वाली भी इधर को, तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो इनर रीजन है ना, ये वाला बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन होगा इतना, ये सारा फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन के जो कोने हैं वहाँ पे हमारा सोल्यूशन होना है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो OABCD, तो ये 5 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, O का भी हमें पता है, A का भी पहले से पता है, D का भी पहले से पता है। ये जो B और C है, ये 2 नए पॉइंट आ गए। अब ये ज़रा आपने अब ध्यान रखना है कि B पॉइंट कौन सी 2 लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है। अब ये लाइन ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है लाइन नंबर 2। ये मैं साथ इसीलिए लिख देता हूँ ताकि पता हो कि लाइन कौन सी है। और ये जो लाइन आ रही है 3 आ रही है, तो B फाइंड करने के लिए किन को, 2 इक्वेशनों को लेना है, 2 को और 3 को। तो ये देखें मैंने उसको साथ हल की है, इक्वेशन नंबर 2 ले ली, इक्वेशन नंबर 3 ले ली। तो इनको हल करेंगे, y और y कट जाएगा, 2 और 4 6 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 6 डिवाइड किया 4/3, क्योंकि कटवाएंगे ना, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6। तो x की वैल्यू 4/3। इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें, मैंने इस वाली में कराया है, 4 × x की जगह 4/3, साथ ये -y, साथ ये 4। इसको हल कर लें, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 16/3 उधर जाके माइनस होना है, या ऐसे कर लें y को उधर ले जाए ना, y नेगेटिव है तो 4 को इधर ले आए, तो ये शक्ल बन जाएगी। इसका एलसीएम लें कैलकुलेटर के अंदर, खुद ही वो 4/3 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो x 4/3 है, y भी 4/3 है, तो b पॉइंट हमारा क्या बना, 4/3। अब वो जो C पॉइंट था उसके लिए भी आप गौर कर लें कि ये कौन कौन सी इक्वेशन है। ये C ये लाइन से आ रही है ना, तो ये लाइन हमारी 2 वाली है, और ये लाइन जा रही है 1 वाली। तो 1 और 2 इक्वेशन, उन दोनों को आपने सामने रख लेना है और इसको हमने हल करवाना है। अब इसमें वेरिएबल एक जैसा कोई नहीं है, तो हम y को एक जैसा कर लेते हैं। इसके साथ 4y है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इस वाली को वैसे ही लिख लें, इसको 4 से ज़रब दे लें, 4 2 आर 8, 4y, 4 4 आर 16। अब वो ज़ाहिर सब्ट्रैक्ट करवा लें, नेगेटिव साइन करवाएं, ये कट गया, 3 में से 8 -5, और ये करवाएंगे -4, कट के 4/5। तो x की वैल्यू आ गई 4/5। अब ये अगेन इन दोनों इक्वेशनों में किसी एक में पुट करा लें। इस वाली में कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें देखें पहले ही y अकेला है, तो इसमें मेरे ख्याल में मैंने पुट कराया है, तो मैं देख लेता हूँ, मुझे अब खुद याद नहीं है मैंने किस में पुट कराया, उसी में कराया, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर लॉजिक भी यही बनती है कि y जहाँ अकेला है वो करें आप, आसान हो जाएगा। तो 2 × दिस 1, ये सारा उधर जाएगा, माइनस होगा 12/5। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब वही काम है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ले लें z वाले को, और पहले आप ओरिजिन को पुट करा लें। ओरिजिन को वैसे कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिन खुद ही 0 है, हर दफ़ा उसने 0 आना है, लेकिन चलें लॉजिकली करवा लें तो बेहतर है। सो 0 0 पुट कराया, ओरिजिन के ऊपर 0 आना ही आना है। फिर a वाला पॉइंट 1 0, तो x की जगह 1, तो 2 1 आर 2, वो 2 आएगा। फिर आप b के ऊपर दोनों 4/3 हैं, तो 2 × दिस 1, 3 × दिस 1, इसको आप सॉल्व करवाएं। कैलकुलेटर का सहारा हमेशा लेना है, खुद पे भरोसा नहीं करना, गलत हो जाता है, कैलकुलेटर से किया करें। तो ये वैल्यू आ रही है 20/3। तो अब 20/3 से तो हमें समझ नहीं आनी, तो आप पॉइंट में ले लें 6.67, ज़रा आइडिया हो जाता है कि वैल्यू कितनी आई है। अभी तक की वैल्यू सबसे बड़ी यही है। सी के ऊपर पुट कराते हैं, सी की वैल्यू पुट कराई और सी पे एलसीएम लेके 44/5, तो ये बनता है 8.8, सबसे बड़ी अब ये वैल्यू हो गई है। आगे चलते हैं, आखिरी पॉइंट हमारा रह गया डी वाला, तो डी को भी चेक कर लेते हैं 03 को, तो वो अब आ गया 9, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये आ गई 9, क्योंकि पीछे वो 8.8 थी। तो फिर डी पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो z है वो मैक्सिमम होगा। सो z इज़ मैक्सिमम एट, ये जो डी पॉइंट है 03, और z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो दैट इज़ 9 आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लो जी अब सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा, अब कह रहे हैं मिनिमाइज करवाएं, मैक्सिमम से मिनिमम पे चला गया। कोई काम नहीं है, वही सब कुछ है, बस एंड पे जब वैल्यूज पुट कराते हैं ना, तो वो वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी आएगी, बाकी सारा काम वही है। तो z फंक्शन है 2x + y सब्जेक्टेड टू, ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं और साथ ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मौजूद है। पहली दोनों इक्वेशनों को हमने इक्वल टू में ले लेना है। यहाँ देखें ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ये लेस देन एंड इक्वल टू है। बहरहाल कोई इशू नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से जो हमें तरीका आया है, हमने समझ लिया हुआ है, हमने उसी हिसाब से चलना है,
ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। उसी तरह से पहली इक्वेशन में x 0 कराएं, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 कराएं, x की आ जाएगी। ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 3 और 3। और जो दूसरी साइड पे है वहाँ पे भी आपने इक्वेशन जो है वो उसमें x और y की वैल्यू 0 करानी है, और आपके पास ये आ जाएगा 5 और 7। तो एक तरफ x 3 है तो y भी 3 है, इधर x 5 है तो y 7 है। तो इसको हम ग्राफ कर लेते हैं, और जाहिर है साथ ही हमें इसको चेक भी कर लेना है। तो चले, ये हम उसको ग्राफ कर रहे हैं। ठीक है जी। ये सारा उसी तरह, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 5, उधर से 7। और ज़ाहिर है इसको हम ऐसे कर लेंगे। और ये देखें, मज़े की बात ये है कि ये क्रॉस ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चेक करना ज़रूरी है कि सोल्यूशन किधर को आता है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलना। ओके, तो पहली इक्वेशन में आप 0 0 पुट कराएं। तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है कि 0 इज़ ग्रेटर देन 3। तो 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये तो नॉट ट्रू आया। तो नॉट ट्रू का मतलब ये है कि जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, ये वाली जो लाइन है, इसका जो आंसर है ओरिजिन से अवे है, दूर है उससे, ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो ये ऊपर की तरफ तीर जाना है इसका। और जो दूसरी इक्वेशन है, जब वहाँ पुट कराएंगे 0 0, तो वो 0 इज़ लेस देन 35, तो सही है, 0 35 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू आई है। तो फिर इसके ट्रू का मतलब ये है कि इसके लिए हमें ओरिजिन की तरफ को जाना है, नीचे की तरफ ध्यान करना है। तो ये ऊपर को, ये नीचे, तो फिर ये सारा जो जगह है, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा। और जाहिर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो फिर हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, ए, बी और वो सी और ये डी। और ये अगेन ये चारों पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं। ये पॉइंट क्या है, 3 0, ये है 5 0, ये है 0 3 और ये है 0 7। ऐसे लिखते हैं ना, पहले x होता है फिर y होता है। इस y एक्सिस के ऊपर x 0 होते हैं, इस पे y 0 होते हैं, तो फिर ज़रा ऐसे लिखा जाता है। चल बहरहाल वो अगेन बच्चों वाला काम हो जाएगा। अब चारों पॉइंटों को हमने चेक करना है। पहले ए पे चेक करते हैं। जी हमारा जो मेन ओरिजिनल फंक्शन है उसमें पुट कराना है, x की जगह 3 y 0, तो ये 6 बन रहा है। बी पॉइंट पे चलते हैं। बी हमारा 5 0 है तो 5 पुट कराएं, अब ये 10 आ गया। और जो सी पॉइंट है वो 0 7 है। ठीक है, x 0 और y 7, तो इसकी वैल्यू टोटल 7 आ रही है, क्योंकि ये 0 हो गया। और 0 3 पे पुट कराएंगे तो वैल्यू 3 आएगी। तो फिर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई, डी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये 3 सबसे छोटी वैल्यू है। मिनिमाइज करना था, ठीक है ना, इसको याद रखना है कि क्या मिनिमम करना है कौन सा और कौन सा मैक्सिमम करना है। वो सवाल में उसने ज़ाहिर है शुरू में ही दिया होगा। तो फिर क्या लिखेंगे कि हमारा जी जो 3 आया है वो मिनिमम वैल्यू है किस पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर, वो जो 0 3 आ रहा है। सो दैट्स इट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y। और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ये सामने मौजूद हैं और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मौजूद है। स्टार्ट करते हैं उसी तरह से, एसोसिएटेड इक्वेशन से हमने इसको स्टार्ट करना है। अगला पेज आ जाए, सही आगे ही नहीं था हो रहा, तो ये आ गया, कैमरा भी हिल जाता है। ओके चलें, तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशनें आ गई। एसोसिएटेड इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई। उसी तरह 1 में पहले x को 0 पुट कराएं तो y निकल आएगा, फिर y को 0 पुट कराएं तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने है, x 0 y 8 आ गया, y 0 x 4 आ गया। तो ऐसे आपने पॉइंट बना लेना है। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है प्रोसेस सारा, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगेन देखें, x की वैल्यू आपकी 4 और 14 तक जा रही है, तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा, ऐसे करके कि ये 14 उसमें कवर हो जाए। इधर 2 2 का गैप ले लें तो इनफ है। तो पहली इक्वेशन है 4 और 8, x की वैल्यू 4 और उधर से y 8, तो जाहिर है कि ये हमारी लाइन डेवलप हो जाएगी। दूसरी जो है वो 14 और उधर से 7 है, तो 14 और 7 को मिला लें, तो ये हमारे पास ये ग्राफ जो है इस तरह से बन जाएगा। चेक करना है, दोनों को ज़रूर चेक करें। ओरिजिन के ऊपर 0 0 पुट कराएं, 0 इज़ लेस देन 8, ये ट्रू है, और ये भी 0 इज़ लेस देन 14, ये भी ट्रू है। तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अब ये देखें बाहर है, तो ये वाला एरिया नहीं लेना, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हमारा फिजिबल रीजन है। और ये ज़ाहिर है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमारे पास आ रहा है और ये सी पॉइंट भी आ रहा है, तो ये एरिया, ये सारे का सारा हमारा फिजिबल रीजन है। नाम रख लेंगे ओ, ए, बी एंड सी। ओ, ए और सी का हमें पता है, बी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करवाएंगे। ए पॉइंट क्या है, 4 और 0, और सी पॉइंट क्या है, 0 और 7।
तो ये हमने करना है काम। तो पहले हमें b को फाइंड कर लेना है, दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रख लेना है। कोई भी एक जैसा नहीं है तो किसी एक को कर लें। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा लें या इसको करा लें 2 से। तो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो अब ये 2x बराबर हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन करवाएं, ये कट गए, 4 में से 1 निकालें 3, 28 में से 8 निकालें 20, और 3 जाके डिवाइड करेगा 20/3। तो y की वैल्यू 20/3 वो पुट करा लें किसी एक इक्वेशन में। तो ज़ाहिर है इसको सॉल्व करवाएंगे, 40/3 जाके माइनस होगा, तो कैलकुलेटर में कर लें 2/3। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगला प्रोसेस वही है सारा कि इन चारों पॉइंटों को हमने चेक कराना है। तो ये देख लें आप, ओरिजिन को पुट कराया 0 आ गया, a पॉइंट जो 40 था उसको पुट करा रहे हैं 2 4 8। फिर हमने b पॉइंट को भी उसके अंदर पुट करा लेना है, ये आपके सामने मैंने लिखा है। ज़ाहिर है एलसीएम टाइप चीज़ है, कैलकुलेटर में आप करें इसे ओवर में लिख के। तो 21 पॉइंट, क्योंकि 64/3 आया है ना, तो ऐसे पता नहीं चलता, पॉइंट में ले जाएं, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग आएगा। और c पॉइंट पे चेक करें तो वो सिर्फ 21 है। तो चूंकि ये 21 पॉइंट समथिंग है, ज़्यादा है उससे, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू है। तो क्या हमने करना था, मैक्सिमाइज़ करना था, मिनिमम मैक्सिमाइज़ करना था। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आई है इस पॉइंट पे, b पॉइंट पे। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है 64/3 इज़ मैक्सिमम एट b पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज करें z को सब्जेक्टेड टू, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं और ये x और y बता रहा है कि वो बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी पहले क्वाड्रेंट में हमने उनको रखना है। उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। पहली जो इक्वेशन है हमारी, और उसको हमने इक्वेशंस बना लेना है, उनको एसोसिएटेड इक्वेशंस। फिर हमने वही इक्वेशन 1 में x0 फिर y0 वो पॉइंट मिलेंगे, इधर भी पॉइंट मिल गया, ये भी पॉइंट मिल गया। तो ये है 5 और 3 और इधर से 9 और ये 3/2। 3/2 जो है ये 1.5 होता है, ठीक है, वो 1.5 1 और 2 के बीच में, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हैं, साथ ही चेक कर लें ताकि हमें पता हो कि हमें किधर को जाना है। तो ये 0 इज़ ग्रेटर देन 15, नहीं 15 से बड़ा तो नहीं होता 0, तो ये नॉट ट्रू वाला केस हो जाएगा इक्वेशन 1 का। और जो दूसरी है वो भी नॉट ट्रू वाला ही है, क्योंकि इसमें भी 0 इज़ ग्रेटर देन 9, 0 9 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये भी नॉट ट्रू है। तो दोनों का अब सोल्यूशन किधर को होना है, अवे होना है, ओरिजिन की तरफ नहीं होना। तो ग्राफ करते हैं। ग्राफ आपको पता है अब बनाना आ गया हुआ है, बड़ी दफ़ा हमने ये किया हुआ है। तो ग्राफ में ये देखें, ये दोनों इक्वेशनें बनती हैं, दोनों का सोल्यूशन दूर जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो इस इक्वेशन ने भी इसका सोल्यूशन आगे की तरफ, और ये जो लाइन जा रही है इसका भी सोल्यूशन आगे की तरफ, आगे की तरफ। अब इधर को अगला एरिया सारा है ना, ये सारा एरिया आगे को, लेकिन जाहिर है कि कंस्ट्रेंट तो हमारी बेचारी यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ कहाँ हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो इन्हीं के कोने लेने हैं ना, लेकिन बाहर वाले। तो ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे A, B एंड C। अगेन हमें A और C का पता है, A हमारा 90 है और C हमारा 03 है। तो B को हमने फाइंड करना है, तो फिर वही काम, B को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ ये मैंने लिख दिए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और B हमारे पास अननोन है ज़ाहिर है। तो दोनों इक्वेशनों को लिख लें ऊपर नीचे, ज़रा देखें कि क्या कमी पेशी है। यहाँ पे अगर 3 लगा लें तो हो जाएगा बराबर। तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, सेकेंड वाली को, वो मैंने आगे करवाया, पहली को वैसे ही, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई। अब सब्ट्रैक्ट करवाएं, क्योंकि साइन पहले ही उनके एक जैसे थे, तो चेंज करेंगे तो कटेंगे ना। तो ये दोनों चेंज कट गए, 18 में से 5 निकाले 13, माइनस कराएं 12/3 13, ठीक है, 12/13। और ये वैल्यू आप लगाएं किसी एक इक्वेशन में, तो ये इसको किया 45/13। तो हमारा जो B पॉइंट है क्या आया, 45/13 एंड 12/13। अब चेक कर लेते हैं तीनों पॉइंटों को। हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमाइजेशन जो है वो देख लेते हैं। एट A पॉइंट 90 वाला, उस पर हम चेक कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन को, 3 9s are 27। B पॉइंट पे हम लगाते हैं वैल्यूज़। तो B पॉइंट पे देखें हम लगा रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं 147/13। ये देख लें, मैंने अब यहाँ नहीं किया, पता नहीं ये कितना आना था, ठीक है, वो आप देखिएगा। लेकिन ज़ाहिर है बड़ी वैल्यू है, 13 से डिवाइड हो रहा है ना, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू नहीं है। और C पॉइंट पे जो है वो 03 है, वो आप पुट कराएंगे तो वो काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी, 3। तो 3 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है मिनिमाइज ही करवाना था, तो हम लिखेंगे Z इज़ इक्वल टू 3 जो है वो मिनिमम है एट C इज़ इक्वल टू 03 के ऊपर। अब देखें सवाल अब वो आए हैं जो मैं आपको बता रहा था, रियलिटी में से, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है ना वो वाले,
ठीक है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, किसी और जगह अपने लिए जो कोई प्लान बना रहे हैं तो वो कैसे करना है। तो वो असल में जो कंस्ट्रेंट्स और असल में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं ना, वो सवाल हैं अब ये। अब जरा इसको पढ़ते हैं, फिर साथ साथ समझ आएगी हमें ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स, एक फूड है, एक खाना है जिसका नाम हमने एक्स रखा हुआ है। तो कहता है जो उसका हर यूनिट है ना, एक एक यूनिट, एक एक इकाई, फॉर एग्जाम्पल सेब है, ठीक है, तो एक सेब का जो हर एक सेब होता है जो, ठीक है, वो क्या करता है, कॉस्ट करता है ₹25। एक यूनिट कितने का आ रहा है, 25 रुपये का आ रहा है। एंड कंटेन, और उसके अंदर क्या मिलता है हमें, 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के हमें 2 यूनिट मिलते हैं, और 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, और आयरन के हमें 4 यूनिट मिलते हैं। यानी 2 चीज़ें मिल रही हैं उस फूड एक्स में से, प्रोटीन और आयरन। प्रोटीन के 2 यूनिट, आयरन के 4 यूनिट। ओके, वाइल ईच यूनिट ऑफ फूड वाई, अब एक और फूड है, फॉर एग्जाम्पल केला है, तो उसमें से उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 30 रुपये का एक आ रहा है। एंड कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन उसमें से 3 निकल रहे हैं, और 2 यूनिट मिल रहे हैं हमें आयरन के। अब ये इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली इनको खा के हमने जो है अपनी वो करना होता। अब आगे क्या पहेली है, ईच एनिमल, हर जो जानवर है, मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें उसको कम से कम कितनी देनी है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी देनी है, 12 यूनिट प्रोटीन के, और 16 यूनिट किसके देने हैं, आयरन के। अब देखें, यहीं से आइडिया हो रहा है कि एक कंस्ट्रेंट आपकी कौन सी बनेगी, प्रोटीन की, कि भाई प्रोटीन जो है वो कम से कम 12 होनी चाहिए, और 12 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्रोटीन की एक अलग से कंस्ट्रेंट बनेगी, और एक आयरन की कंस्ट्रेंट अलग से बनेगी, और वो कह रहा है कि उसके कितने यूनिट होने चाहिए, 16, कम अज़ कम 16, ठीक है, डेली के। तो अब ये 2 कंस्ट्रेंट्स बननी है। तो और आगे क्या कहता है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड, फूड क्या था, एक एक्स फूड है, एक वाई फूड है, तो कहता है उनके कितने यूनिट हमें कंज्यूम करने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है, क्या हो कि शुड बी फेड, यानी कितने खिलाने चाहिए, टू ईच एनिमल, हर एनिमल को, एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ताकि कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो, स्मॉलेस्ट, कम से कम कॉस्ट हो। अब कॉस्ट को कम से कम करना है, तो कॉस्ट जो है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। 2 कंस्ट्रेंट्स बनेगी और एक कॉस्ट फंक्शन बनेगा। अब देखें, कॉस्ट फंक्शन सी से नाम उसका रख दें, कोई मसला नहीं है, कोई भी नाम रखा जा सकता है, चूँकि कॉस्ट है तो मैं उसको सी कह रहा हूँ। उसको ज़ाहिर है मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। और वो कैसे बन रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट कहाँ से आएगी, जो हमारे पैसे लगने हैं, ठीक है, तो जो यूनिट एक्स है, फूड एक्स था ना, फूड एक्स कितने का आ रहा था, 25 रुपये का। शुरू में देखें, सवाल को दोबारा पढ़ के देख लें कि वो फूड एक्स जो है, एक यूनिट कितने का आता है, 25 का। तो ज़ाहिर है कोई चीज़ जितने की आती है उसको उससे ज़रब देते हैं ना, हमने कितने इस्तेमाल करने हैं। अगर हमने 10 लेने हैं, खरीदने हैं, तो उसको 25 से 10 से ज़रब देंगे तो पैसे बनेंगे ना उसके। तो 25x, और इस तरह जो वाई यूनिट है वो 30 रुपीज़ का आ रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वाई, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को जमा करके जो दुकानदार को हमने पैसे देने हैं वही कॉस्ट है। तो इस तरह से करके कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। और कंस्ट्रेंट कैसे बननी है, देखिए मैंने बताया, एक कंस्ट्रेंट बननी थी प्रोटीन की और एक बननी थी आयरन की, ठीक है। और देखें, एक में उसने कहा था ना प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो, तो देखें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। और फिर वही बात कि दूसरा आयरन है, तो आयरन 16 है कि 16 हो या 16 से बड़ा हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाना है। और अब ये कहाँ से बना, ये जाहिर है कि उनकी वो प्रोटीन और आयरन से। देखें, एक्स के दो यूनिट हमें प्रोटीन के मिल रहे हैं, और जो वाई यूनिट है उससे 3 प्रोटीन मिल रहे हैं, दोबारा पढ़ के देख ले। और आयरन जो है उसका भी यही चक्कर है कि जो हमारा एक्स जो फूड है उसमें से 4 यूनिट मिल रहे हैं, और जो हमारा वाई वाला फूड है उसमें से 2 मिल रहे हैं। तो देखें, ऐसे करके ये कंस्ट्रेंट बनती है। देखें ना, है ना ये ज़रा मज़े का काम, इसमें ज़रा माइंड घुमाते हैं, जेन जो हमारा है वो शार्प होता है इस तरह के सवालों से। वो बाकी तो हम सीधे सीधे कर ही जाते हैं, रट्टू तोतों की तरह, ठीक है ना। और इन सवालों का मज़ा आता है। मैं भी अपनी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ाता हूँ ना, तो जब इस तरह के आते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं जब मैं उनको समझाता हूँ ऐसे चीज़ें। तो ये असल काम ये है, वैसे इस तरह के सवाल होने चाहिए। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। और साथ वही बात, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि जो फूड और फूड वाई है और एक्स है, दोनों को अगेन 0 से बड़ा होना चाहिए, कम अज़ कम 0 या 0 से बड़ा। अब ज़ाहिर है 0 का मतलब यही है कि हम उनको कंज्यूम ही नहीं कर रहे, ना उनको परचेज़ कर रहे हैं, तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई। तो फिर 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगेन वही बात, पॉजिटिव वैल्यू, तो जैसे पिछले सवाल कर रहे थे वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब ये बन गया सवाल, अभी हमने सवाल डेवलप किया।
अब इसका आंसर निकालना है। आंसर जो है वो तो ईजी है, क्योंकि इसमें आंसर में तो कोई नया काम नहीं करना, वही सब कुछ करना है जो पिछले सारे सवालों में किया है और पिछली एक्सरसाइजेज में किया है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, वही जो दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं इक्वल टू ले आएंगे, और फिर वही इक्वेशन 1 के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन 2 के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये आपके सामने है, ठीक है ना, ये वही समझाने की ज़रूरत नहीं है, घूम फिर के वही प्रोसेस है। 60044008 ये 2 पॉइंट हम आ गए, इक्वेशन 1 के 2 आ गए, इक्वेशन 2 के आ गए। साथ ही चेक भी कर लेते हैं, 0 पुट कराएं इक्वेशनों में, तो जाहिर है चूँकि ये ग्रेटर देन वाला सीन था, तो 0 इज़ ग्रेटर देन तो 12 नहीं होता, 0 नहीं बड़ा होता 12 से, तो नॉट ट्रू, और ये भी नॉट ट्रू। तो जाहिर है ये भी आंसर अब किधर को आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है, इधर से भी 1 2 3 4 5, उधर से भी 1 2 3 4 5, मैंने इधर का 2 4 6 ले लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशनों को मिला लेना, ऐसे बना लेना, ग्राफ कर लेना। और चूंकि अवे होना है, बाहर की तरफ होना है, तो फिर बाहर को हमारे कौन से पॉइंट बनते हैं, ये वाला और ये वाला। इसको मैंने ए रखा है, ये बी नाम है, इसका नाम सी है। अगेन हमें ए और सी का पता है, बी फाइंड करना है, तो बी ज़ाहिर इन्हीं दोनों के इक्वेशनों के क्रॉस होने से ही आ रहा है ना, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में हल करवाएंगे तो बी फाइंड कर लेंगे। तो ए का भी पता है, सी का भी पता है, बी फाइंड करना है, आमने सामने रख लें इनको दोनों इक्वेशनों को। अब अगेन कोई भी एक जैसा नहीं है, तो किसी एक को बराबर कर लें, एक्स को कर लें बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, नीचे वाली को वैसे ही लिख लिया। सब्ट्रैक्शन करवाई, एक्स कट गया, 6 में से 2 4, 24 में से 16 8, डिवाइड करेंगे, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ज़ाहिर है ये 2 पुट कराएं किसी एक इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो बी पॉइंट हमारा आ गया 3 और 2। अब अगला काम आसान है, जस्ट पुट करवाना है तीनों पॉइंटों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो कॉस्ट फंक्शन जो था उसमें हमने ए पहले, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 8, 8 3 24, 240, क्योंकि ये तो 0 हो जाना है, ठीक है। फिर बी पे 3 और 2 वो हम पुट कराते हैं, 75 60 135, ये उससे कम आई है। अब देखें ना, ए पॉइंट पे हम करते हैं तो ये 240 कास्ट आती है, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो गया। लेकिन बी पॉइंट हम करते हैं अगर, ठीक है, एक्स के 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं, वाई के 2 कंज्यूम करते हैं, तो फिर 135 है, खर्चा कम आ गया, पैसे कम लगेंगे हमारे। लेकिन अभी सी पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक्स के कहता है 6 यूनिट लें, वाई के ले ही ना ठीक है ना, वाई 0, तो अब 6 पुट कराएं, 0 पुट कराएं तो 150, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है उस पर 135 आया था। तो फिर सबसे कम कास्ट कहाँ पे है, इस पे, कि आप एक्स के जो है वो 3 यूनिट कंज्यूम करें, वाई के 2 कंज्यूम करें, तो आपका खर्चा कितना आएगा, 135। तो ये लिख देना हमने। सो कॉस्ट विल बी मिनिमम विच इज़ जाहिर है 135 एंड इट विल बी एट B.32। और जाहिर है मैंने लिखा है कि 3 यूनिट्स आप फूड कंज्यूम कर लें, फूड एक्स और फूड वाई के 2 यूनिट्स। सही है जी, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ डीलर विशेज टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्यूइंग मशीन्स। एक ज़ाहिर है दुकानदार है, वो आगे से और बेचता है चीज़ों को लेके, एक जगह से परचेज़ की आगे बेच दी, तो उसने क्या करना है जी, कुछ पंखे खरीदने हैं, कुछ वो जो सिलाई मशीनें हैं वो खरीदनी है, उसने दिल कर रहा है उसका विश कर रहा है उसको। ही हैज़ ओनली ₹5760, 5760 रुपये हैं उसकी जेब में, वो उसने इन्वेस्ट करने हैं, पुराने ज़माने में होगा क्योंकि इतने पैसों के तो आज एक मशीन भी नहीं आनी। एंड हैज़ स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स। जगह पर भी मसला है, उस जगह में एक तो ये हिल जाता है, उस जगह में कितने चीज़ें आ सकती हैं, 20 आइटम्स आ सकते हैं। अब ये उसने डिसाइड करना है कि कितने अब मैं पंखे लूँ और कितनी मशीनें लूँ। अब फैन कॉस्ट हिम ₹360, एक पंखा आ रहा है 360 रुपये का। एंड अ स्विंग मशीन कॉस्ट 240, और जो सिलाई मशीन है 240 की आ रही है। अब ज़ाहिर है ये खर्चा कॉस्ट बनेगी उसकी यहाँ से, ठीक है। हिज एक्सपेक्टेशंस इज दैट, यानी वो उम्मीद कर रहा है कि क्या होगा, इज दैट ही कैन सेल अ फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹22। एक पंखे पे उसको कितना मुनाफा मिलेगा, 22 रुपये। एंड अ स्विंग मशीन एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹18, और जो स्विंग मशीन है, जो सिलाई मशीन है, वहाँ से उसे मुनाफा मिल सकता है 18 रुपये। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स, जितने वो चीज़ें खरीदेगा सारी की सारी बिक जाएं उसकी, दैट ही कैन बाय, जो बाय करेगा सारी बिक जाए। हाउ शुड ही इन्वेस्ट, अब उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए हिज मनी, अपने पैसे को, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब जो एंड पे बात करता है ना, यहाँ से आइडिया होता है कि हमारा मेन फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो प्रॉफिट कहाँ से बनेगा,
प्रॉफिट बनेगा यहाँ से, क्योंकि उसने क्या कहा कि एक पंखे को बेच के कितने पैसे उसको प्रॉफिट होना है, 22 रुपये। तो 22 रुपये को जाहिर है उसकी जो पंखों की क्वांटिटी है x, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। x हम फ़ैन को कह लेते हैं, y हम स्विंग मशीन को कह लेते हैं, ठीक है ना। 10 बिकते हैं, 15 बिकते हैं, वो x से शो होंगे, और जो हमारी स्विंग मशीन है वो y से शो होनी है, और उस पर हमें 18 रुपये मिलना है। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो टोटल प्रॉफिट बनेगा ना। तो इस तरह से ये प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट हमारे पास दो है। एक कंस्ट्रेंट तो यही है कि दोनों कितनी ले सकता है, 20, क्योंकि जाहिर है 20 या 20 से पीछे रह सकता है, 20 से आगे नहीं जा सकता। एक्स और वाई, पंखे और स्विंग मशीन, दोनों का मजमुआ क्या होना चाहिए? लेसर या इक्वल होना चाहिए 20 से, 20 से कम या 20 के बराबर, उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि जगह की कमी है। और दूसरा वही बात कि जो टोटल पैसे हैं उसके पास, बेचारे के पास, वो तो हैं ही 5760, उन पैसों में से ही उसने खरीदने हैं ना। लेकिन जो एक्स है हमारा पंखा, वो कितने का आ रहा है? 360 रुपये का, क्योंकि अब ये पैसे देने हैं दुकानदार को उसने, ठीक है। तो अब वो खरीद रहा है ना, अब यहाँ खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। तो 360 रुपये का एक पंखा आ रहा है, तो कितने पंखे खरीदने हैं? वो एक्स हैं, अब हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन हम उसको 360 से ज़रब देंगे, तभी तो पता चलेगा पंखों पे कितने पैसे लगे हैं उसके। और फिर जाहिर है जो वाई है, जो स्विंग मशीन है, वो 240 की आती है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी, और ये भी लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि उन्हीं रुपयों में रहना है उसने, उससे आगे नहीं जा सकता। तो ये दो हमारी कंस्ट्रेंट बन जाएंगी। बाकी साथ वही है कि एक्स और वाई जो है ज़ाहिर है पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, कि पंखा कितना खरीदे हैं और वो जो स्विंग मशीन है वो कितनी खरीदी है। तो ये हमारा सवाल डिवेलप हो जाता है। अब बाकी काम वही है सारा, कि ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वल टू बनाएं और उनकी जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड करें। एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, ये मैंने किया है, क्योंकि देखें ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन है ना, इसको ग्राफ कैसे करेंगे? तो पहले तो ये 0 0 कटवाएं ना सबके, तो और उसके बाद मेरे ख्याल में 12 से डिवाइड होता है। 12 3s are 36, 12 2s are 24, और 12 से इसको करेंगे 48 आएगा। तो ज़रा इक्वेशन छोटी हो जाएगी। दूसरी तो बेचारी पहले ही छोटी है, तो वो लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब बना लें उसके जो पॉइंट्स वगैरह करते हैं, एक्स को 0 तो वाई की वैल्यू एंड सो ऑन, तो ये आपके सामने है। और इसमें भी वैल्यूज़ बढ़ी हैं, 16 तक जा रही है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 24 तक जा रही है। तो 4 4 5 5 का गैप रख के तो फिर आप इसको ग्राफ करेंगे तो अच्छा बन जाएगा ग्राफ। वो भी ज़ाहिर है आगे मैं दिखा देता हूँ। ये आगे चेक भी किया है, चेक में आप पुट कराएंगे 0 छोटा है 5000 समथिंग थे, तो ज़ाहिर छोटा ही होता है, ट्रू। और दूसरे में भी 0 छोटा है 20 से, तो वो भी ट्रू। तो इनका अब आंसर किधर को आना है? टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। जाहिर है ये देखें मैंने 4 4 का डिफरेंस रखा है, 4 8 12 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ग्राफ करेंगे, और चूंकि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ आना है, पीछे की तरफ आना है, तो ये वाला एरिया हमारा जो है अंदर की तरफ। तो एक पॉइंट ये हमारा मिल गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट हमारा जाहिर है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और सी पॉइंट हमारा ये 0 और 20, ठीक है ना, ऐसे करके। और जाहिर है इसके साथ आप लिख सकते हैं भाई ओ ए बी सी हमारा फिजिबल रीजन है, ओ ए बी सी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और उन पे हम उनको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले ही चेक करना स्टार्ट कर दिया है। ओरिजिन के ऊपर प्रॉफिट हमारा जाहिर है डेफिनेटली 0 आना है, क्योंकि एक्स और वाई तो खुद ही 0 है वहाँ पे। ए पॉइंट पे आप 16 और 0 पे आप चेक करेंगे तो ये प्रॉफिट बनता है 352। सी पॉइंट पे चेक करते हैं, 0 और 20 को पुट कराएंगे 360 बनता है, ठीक है। अब बी पॉइंट रह गया, और बी को डेफिनेटली हमें फाइंड करना है, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। दोनों इक्वेशनों को सामने रखें, और इधर 3x है, यहाँ हाली x है, तो इसको 3 से कर लें, या अगर y ख़त्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। y को ख़त्म कराने के लिए सब्ट्रैक्ट करवाएं, ये कट गया, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 पुट कराएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 8 और 12। ये हमारा बी पॉइंट है, वो आप पुट करवाएं। अक्सर बी पॉइंट पे हमारा आंसर आ रहा होता है, तो वो आप पुट कराएं इसके अंदर, तो वैल्यू कितनी आती है? 392। तो 392 जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है, बाकियों से सबसे ज़्यादा है। तो फिर हम यही लिख देंगे कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट बी 812 विच इज़ 392। यानी कितना मुनाफा उसको हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 392 रुपये। तो फिर क्या करेगा वो? एक्स की यानी कि फैंस कितने परचेज करेगा? 8। और जो स्विंग मशीन है वो कितनी परचेज करेगा? 12। तो 8 और 12 का कम्बिनेशन रखेगा, तो बेहतरीन कम्बिनेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको यहाँ से मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है जी 9 वाला, उसी तरह से ही है। अ मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए
एक मशीन है, दो तीन चीज़ें बना रही है, तो प्रोडक्ट ए जो बनाती है ना, बाय यूजिंग कैसे करती है, बनाती है बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एक उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसके कितने यूनिट, 2 यूनिट को लेती है, एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, अब नाम नहीं उसने बताया, तो एक कंपाउंड और एक केमिकल को उसने इस्तेमाल करना है। कंपाउंड का 1 यूनिट लेना है, केमिकल के 2 यूनिट लेने हैं, तो क्या बन जाएगा, हमारी प्रोडक्ट ए बन जाएगी। और यहाँ अब दूसरा सिनेरियो आ रहा है, कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी भी बना सकते हैं बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ केमिकल। अब केमिकल का 1 यूनिट है और 2 यूनिट कंपाउंड के, ठीक है, तो क्या यूज़ हो रहा है, केमिकल और कंपाउंड। तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स बननी है, एक कंस्ट्रेंट बन जाएगी केमिकल की, एक कंपाउंड की बनेगी। अभी आगे पढ़ते हैं क्या बनना है आगे। ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल, टोटल केमिकल हमारे पास कितने हैं, 800 यूनिट्स, एंड 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड के 1000 यूनिट है हमारे पास। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी आर, ए के ऊपर हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30 रुपये, और बी पे हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20 रुपये। तो फिर करना क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बढ़ाना है। ज़ाहिर है ए चीज़ बना के भी बेचनी है, बी को भी बना के बेचना है, तो बेचने से जो पैसे आने हैं वो पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो उसी तरह से आप कह लें कि जो प्रोडक्ट ए है भाई, वो उसको हम एक्स, उसके जो यूनिट है कि वो कितनी चीज़ हम बनाएंगे और बेचेंगे वो एक्स है, और जो प्रोडक्ट बी है उसके कितने यूनिट बना के बेचने हैं वो वाई है। एक्स और वाई नाम रख लेंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर है हम अपनी जो इक्वेशनें बनाते हैं एक्स वाई की फॉर्म में बनाते हैं। अब प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि देखें ना, प्रोडक्ट ए पे 30 रुपये मिल रहा था ना, तो प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी है उसको 30 से मल्टीप्लाई, जितनी चीज़ें बेचेंगे उतने पैसे आएंगे हमारे पास। और प्रोडक्ट जो बी है उसकी वैल्यू, वो जो क्वांटिटी है वो वाई है, और वो उस पर हमें 20 रुपये मिलते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सारा प्लस करके वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। और कंस्ट्रेंट वही, एक केमिकल की कंस्ट्रेंट बननी है, एक कंपाउंड की, क्योंकि केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 800, तो जाहिर है कि उसके ऊपर ही रहना है कि 800 या 800 से लेसर होना चाहिए। अब जाहिर है कि प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमें कितने यूनिट केमिकल के यूज़ हो रहे थे, 2 यूनिट, ठीक है, और प्रोडक्ट जो दूसरी है बी वाली, उसके लिए बनाने के लिए कितने यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल के, 1, ये आप ऊपर पढ़ के देख सकते हैं। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 2 यूनिट, प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 1 यूनिट, किसका, केमिकल का, इसलिए हम केमिकल के अंदर इसको 2 और 1 को यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट ए और बी के लिए जब कंपाउंड को यूज़ करना है तो प्रोडक्ट ए के लिए 1 यूनिट है, और प्रोडक्ट बी ज़ाहिर है उसको हम वाई से शो करा रहे हैं, तो उसके लिए हम 2 यूनिट यूज़ करते हैं कंपाउंड के। तो अब इस तरह से कंस्ट्रेंट बन जाएंगी। अब बाकी काम वही है सारा, सिंपल वाला। आप इन दोनों इक्वेशनों को पहले एसोसिएटेड की फॉर्म में लेके आएँ, बराबर का निशान बनाएं, और फिर जाहिर है कि वो पुट करा के एक्स और वाई को 0 0 आप उनकी पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ये पॉइंट बड़े आ रहे हैं, 400, 800, 1000, 500, ठीक है। तो इसको अब जब ग्राफ करना है, तो चूँकि ये 100 की फॉर्म में है, 1000 की फॉर्म में है, तो जब आपने इसको ग्राफ करने के लिए लिखना है तो 100, 200, 200 का बना लें। मैंने ये 200, 200 का बनाना है क्योंकि 1000 तक भी जाना है ना एक्स ने, तो 200, 400, 600, ठीक है, इस तरह से करके बना लें। और इसको भी 200, 400, 600 बना लें। अब ग्राफ करें तो ज़ाहिर है एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन रही है, इक्वेशन नंबर 2 ये बन रही है। चेक कर लें कि सोल्यूशन किधर को जाना है, तो आप 0 पुट कराएं। 0 इज़ लेस देन 800, ठीक है ना, तो ज़ाहिर लेसर ही होता है, तो ट्रू है। और इधर से ये भी ट्रू आ रहा है, तो दोनों ट्रू हैं, तो हमारा सोल्यूशन किधर को आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन की तरफ, ये तो ये वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन O, A, B एंड C, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लेने हैं। A पॉइंट है 400 0 और C पॉइंट है 0 500, ठीक है ना। और B हमने ज़ाहिर है अपनी उसी रूटीन से फाइंड कर लेना है। तो अगला काम ज़ाहिर है कि वही सब कुछ है। तो पहले B फाइंड कर लेते हैं, और B के लिए वो दोनों इक्वेशनों को लिख लें सामने। अगेन किसी एक को, X को या Y को ख़त्म करा लें। Y को ख़त्म कराते हैं तो इधर 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, वो लिख लिया। नीचे वाली को एज इट इज़ सब्ट्रैक्शन करवाएं, ये कट गया, 4 में से 1 3, 1600 में से 1600, 3 से डिवाइड, x की वैल्यू 200, ठीक हो गई। x की वैल्यू 200 किसी एक इक्वेशन में पुट कराएं, y की वैल्यू 400, तो b पॉइंट हमें मिल गया 200 एंड 400। अब जाहिर है कि OABC हमारा फिजिबल रीजन है और OABC हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब ये पढ़ने का तरीका है, OABC इकट्ठा होता है, ठीक है ना, पूरा एरिया वो दिखाना है हमने, लेकिन यहाँ हम काम में लगा रहे होते हैं कि O अलहदा है, A अलहदा है, B अलहदा है, जब हम उसको बताते हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बहरहाल
चले आगे काम वही है, कार्नर पॉइंटों को अब मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कराएं। 0 पे तो 0 होना ही है उसने, ए पॉइंट हमारा 400 0 है उसमें पुट कराएं तो ये बन जाता है 12,000, 3 4 12, ये तो 0 हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, बी पॉइंट पे चेक करते हैं कितना प्रॉफिट आना है। बी पॉइंट पे प्रॉफिट आ रहा है 14,000 सॉरी, तो 14,000 सबसे ज़्यादा है। और जो सी पॉइंट है वहाँ पे आप चेक करेंगे तो वो कितना आता है 10,000। तो फिर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हुआ, बी पॉइंट के ऊपर। तो लिख देंगे सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम विच इज़ 10,000, नहीं ये गलत मैंने लिख दिया है, कितना आया था 14,000, 14,000 आया था ना। तो 14,000 जो है ये मैक्सिमम प्रॉफिट है कहाँ पे, जब आप एक्स को 200 यूज़ करते हैं यूनिट और वाई के 400 यूनिट यूज़ करते हैं, कि प्रोडक्शन जो है इतनी होनी चाहिए। एक्स की क्वांटिटी हमने 200 बनानी है, वाई की 400 बनानी है, फिर हमारा जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो कार्नर पॉइंट बी बनता है ना जिसके ऊपर ये ज़्यादा आ रहा है। चलें जी, ये डन हो गया एक्सरसाइज। चलें इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम वो करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।